स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम नोट्स में से पढ़ना प्रेफर करते हैं, वीडियो लेक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करना प्रेफर करते हैं। लेकिन जब बारी आती है एग्जामिनेशन की तो सबसे बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू किसी भी चैप्टर को तैयार करना। आपको अगर पता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और उससे भी बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए कि आंसर किस तरह से लिखे जाते हैं, तो आप किसी भी चैप्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए डेफिनेटली आप एफर्ट्स कर सकते हैं। आज हम आपको हेलोएल्केन हेलोएरीन्स, जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बताता हूं कि किस तरह से आपने आंसर्स को लिखना है। आज मैं ये आपको सिखाता हूं। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आंसर को अगर आप तैयार कर लेंगे तो हेलोएल्केन हेलोएरीन्स का पूरा चैप्टर आपका 100% तैयार हो जाएगा और एग्जामिनेशन के लिए इसके अलावा कुछ और नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं लैपटॉप पे और समझते हैं इस चैप्टर को। बात करते हैं हम हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स के अंदर तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए करने हैं। ये आपको इस चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। पहला स्ट्रक्चर है आपके पास, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम मटेरियल नहीं है, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ सकते। आप अदरवाइज ट्राई कर लीजिए प्रैक्टिस पार्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ये आपको आना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन KI के साथ करा रहे हैं तो आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये हमने आपको क्लासेस के अंदर भी करवाया है। क्योंकि KI सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, पहले HI देता है, लेकिन H2SO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये HI को ऑक्सीडाइज कर देता है और इस वजह से HI OH के साथ रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, इस वजह से रिएक्शन नहीं होती। हम इस्तेमाल कर सकते हैं AS3PO4 क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर। अब इस तरह के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, अदरवाइज आप अपने आप बना लीजिए। प्रोपेन है, आपके डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव बनाने हैं। एक बार 1,1 डाइक्लोरो बना लीजिए, एक बार 1,2 डाइक्लोरो बना लीजिए, एक बार 1,3 डाइक्लोरो बना लीजिए। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.4, ये भी आपको करना है, मैं हिंट देता हूं। आपसे कहा कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है। आपको इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि जब आपने रिएक्शन करवाई सिर्फ एक ही मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव मिला। यानी आपको ये देखना है कि ये 5 कार्बन का ये पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है, क्या है। इस तरह से बनाना है कि इससे सिर्फ एक ही तरह का आपको स्ट्रक्चर मिले। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाऊं, मोनोक्लोराइड बनाना है यानी एक ही क्लोरीन, तो आप समझ पाओगे कंपाउंड का नाम क्या होगा। आप यहाँ से नाम लिख लो, 1-क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बनेगा। या मैं यहाँ से अगर क्लोरीन हटाऊं तो भी सेम बनेगा, यहाँ से हटाऊं तो भी सेम बनेगा। जो भी आप कंपाउंड बनाएं उसका IUPAC नाम लिख के देख लें, उससे आपका जवाब तुरंत आ जाएगा। ऐसे ही एक बार इस केस में आपने आइसोपेंटेन बना लेना है और आइसोपेंटेन के अंदर आपने देखना है कि कितने कंपाउंड बन सकते हैं, तो समझ पाओगे। यहाँ क्लोरीन अगर आप लगाओगे तो 1-क्लोरो, 1 पे क्लोरो आएगा और 3 पे मिथाइल आएगा, एक ये बनेगा। फिर एक बार क्लोरीन यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, ये 2-क्लोरो और आपका इधर से थर्ड पोजीशन मिथाइल होगा, ये बनेगा। एक बार क्लोरीन यहाँ लगा दें, ये अलग बनेगा। एक बार क्लोरीन यहाँ लगा दें तो अलग बनेगा। तो इस तरह से इनको बना के देख लो क्या क्या आपके पास बनता है, अलग अलग बात आ जाएगी। यहाँ पे सेम रहेगा तो यहाँ पर अलग कंपाउंड बनेगा, यहाँ अलग बनेगा, यहाँ अलग बनेगा। 4 तरह के बन जाएंगे, 4 आइसोमेरिक आपके पास बन जाएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ से आ जाएगा। इस तरह से ही सेकंड वाले को आपको ट्राई करना है। आपको मेथड मैंने बता ही दिया है, ये था। एक बार आप इसके अंदर ऐसे बना के देख लीजिए, सिंपल आपके पास है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप क्लोरीन यहाँ लगाते हैं तो 1-क्लोरो यहाँ लगाते हैं, 2-क्लोरो यहाँ लगाते हैं, आपके पास 3-क्लोरो। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब ये हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया।
थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इस तरह से सभी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, बस ज़रूरत है उसको उसी टाइप से अटेम्प्ट करने की, उसको सॉल्व करने की, ऐसे रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ो, देखो आपके पास अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे हमने कहा कि स्ट्रक्चर वाले पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अरेंज ईच सेट ऑफ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। अब यहाँ पर ध्यान रख लो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मॉलिक्यूलर मास और साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके पास ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोफॉर्म है, क्लोरोमीथेन है, डाइब्रोमोमीथेन है, यानी ब्रोमोमीथेन ये रहा CH3Br, ब्रोमोफॉर्म CHBr3 ये रहा, क्लोरोमीथेन CH3Cl रहा, डाइब्रोमोमीथेन आपके पास CH2Br2। अब जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, फिर इसका ज्यादा है, फिर इसका ज्यादा है, फिर इसका ज्यादा है। इस तरह से आप इनको बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज कर पाएंगे। ऐसे ही देखो 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन आपके पास है। 1 क्लोरोप्रोपेन है तो आपने बस वही करना है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उस केस में आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास इक्वल है तो जिसका सरफेस एरिया, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 1 क्लोरोप्रोपेन अगर हम लेंगे तो कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH2 Cl ये बनेगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हमारे पास ये बनता है, और उसके बाद 1 क्लोरोब्यूटेन हमारे पास ये बनता है। दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास 1 क्लोरोब्यूटेन का है, दैट इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। तो 1 वाला सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास थर्ड वाले का है, तो थर्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास बराबर आएगा, तो सरफेस एरिया देख लो, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये फर्स्ट रहेगा, फिर ये आपका सेकंड रहेगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो बड़े आराम से इसको आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ो। Which alkyl halide from the following expect more towards the SN2 mechanism? SN2 mechanism में कहाँ पे रिएक्शन ज्यादा होगी? यहाँ सपोज मैं ये दो एग्जांपल ले लेता हूँ, एक है CH3Br और एक है CH3I, यहाँ हमें बताना है। और दूसरा एग्जांपल सपोज मैं ये मान लेता हूँ कि आपके पास है CH3CH2Cl और एक है आपके पास CH3CHCl। एग्जाम्पल कोई भी हो, इस क्वेश्चन में मैंने ये एग्जाम्पल मान लिया क्योंकि एग्जामिनर कोई भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया जा सकता है, तो जरा हमने ये मान लिए। अब SN2 रिएक्शन के बारे में, SN2 के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, फिर भी आप फटाफट यहाँ पर ध्यान रख लो क्या होगा। SN2 में एक बात हमेशा ध्यान रखें कि SN2 के केस में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ लीविंग ग्रुप। सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ लीविंग ग्रुप के ऊपर ध्यान दे लो, जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर लीविंग ग्रुप सेम है तो ध्यान रखना, अगर आपका प्राइमरी हैलाइड है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शियरी की, और फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है। इस बात को ध्यान रख लो, ये दो फैक्टर ध्यान रख लो। बाकी और चीज तो SN2 SN1 डायरेक्ट तो आपके एग्जाम में वैसे नहीं आएगा कि मैकेनिज्म क्या है क्या नहीं, ये अरेंज करने के टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये आपने कर लिया। अगर SN1 होता, अब यहाँ पर SN1 का भी आप सीख लो, अगर SN1 होता तो SN1 में पहला फैक्टर यही है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ लीविंग ग्रुप। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं लीविंग ग्रुप का, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैलाइड है वो, और उसके बाद टर्शियरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, इस तरह से जवाब दिया जाता है। अब जरा देखो अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर कहा है SN2, अगर SN2 कहा है एटॉमिक नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? आयोडीन का, तो ये है हमारा सबसे बेटर जो SN2 में जाएगा।
यहाँ देख लो हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है, जो एक कार्बन से ये हुआ प्राइमरी, और ये हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 से ये हुआ सेकेंडरी, और प्राइमरी की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कभी भी SN1 SN2 के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ज्यादा इधर-उधर में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, वहां पर इतना ज्यादा परेशान नहीं होना। आपके लेवल के क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, इसको इसी लेवल पे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज डिटेल देखना हो तो SN1 SN2 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आपको यूट्यूब पे टाइप करना है SN1 SN2 बाय प्रदीप शर्मा, और आपके पास आपका जवाब तुरंत आएगा। Now, ऐसे ही in the following pair of halogen compound, which compound undergo faster SN1? अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हम आपसे ये कह देते कि आपको SN1 रिएक्शन के हिसाब से बताना है क्या होगा। इसी क्वेश्चन में अगर SN1 में क्वेश्चन आता तो SN1 के ये रहे, पहले तो एटॉमिक नंबर ज्यादा है, पहले वाले में तो वही रहेगा, दूसरे में रेजोनेंस, और फिर आपका टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो कौन होगा ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सेकेंडरी वाला, आपका जवाब ये हो जाएगा। तो किसी परेशानी की जरूरत नहीं, तुरंत उसको सॉल्व करते जाओ, जवाब आपके पास आते ही जाएंगे, और ऐसे ही आपको जवाब ये सॉल्व कर लेने हैं। अगला देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का है, आइडेंटिफाई ABCD एटसेट्रा, जो भी इंटरमीडिएट हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, और ये आप अगर हमारे सभी वीडियो देखते आए हो रिवीजन क्लास के, तो आपके लिए हरगिज मुश्किल नहीं है। पहला देखो, अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो। ब्रोमीन मैग्नीशियम, ये क्या करता है, मैग्नीशियम इनके बीच में आता है, तो ए प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgBr, ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। वाटर की रिएक्शन को भी हमने आपको सिखा रखा है कि MgBrOH यहाँ से बाहर जाएगा, हाइड्रोजन इधर, तो बी प्रोडक्ट आपका यहाँ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे ही यहाँ देख लो, इस केस में ये जवाब आपको दिया गया है इस तरह से। अब इस बारे में देखो, RBr Mg, तो Mg यहाँ आएगा, और ये आपका क्या बनेगा, RMgBr यहाँ फॉर्म होगा, RMgBr फॉर्म होगा, और फिर है D2O। लेकिन इस रिएक्शन में ये रिवर्स दिया गया है, यहाँ बता दिया गया है कि आपका जो R ग्रुप है वो ये ग्रुप है। तो अगर मैं R को ये ग्रुप लेके आगे बढ़ता हूँ तो देखिएगा, इस ग्रुप को मैं चाहे तो इस तरह से लिख दूं, बात एक ही है, रिएक्शन को समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या अटैच है, Br, D2O से ड्यूटेरियम आएगा, तो हमारा ये जो ग्रुप हुआ ये R ग्रुप ये हो गया। इस पे रिएक्शन कराएंगे अगर आप मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर की जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये बनेगा, ऐसे बनेगा, MgBr बनेगा, और फिर इसके ऊपर D2O और H2O एक ही तो बात है, यहाँ हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लिख दिया, रिएक्शन तो सेम है, MgBr OD यहाँ से बाहर चला जाएगा, ये आपने पहले किया है, D ईथर, और इस तरह से चाहे आप इसको ऐसे लिख दें, चाहे जिस तरह से दिया गया है, बात एक ही है, एक ही प्रोडक्ट उसको माना जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये रिएक्शन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। ऐसे बच्चों, अगली रिएक्शन पे ध्यान दो, यहाँ कहा गया है दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। देखो जरा यहाँ क्या कहा गया, ये रिएक्टेंट है, इस पे इस तरफ ये रिएक्शन हुई और इस तरफ ये हुई। सोडियम ड्राइथर आप जानते हैं वर्ड्स रिएक्शन, और वर्ड्स रिएक्शन में आपको सिखा रखा है मैंने कि दो सिमिलर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं और उनसे RR इस तरह से बनता है, यानी जो भी कंपाउंड बनता है आधा हिस्सा एक मॉलिक्यूल से, आधा हिस्सा एक मॉलिक्यूल से आता है। यहां पर कहा गया कि ये प्रोडक्ट बना, यानी इतना पार्ट ये आपका अल्काइल ग्रुप होगा, ये अल्काइल ग्रुप। तो मैं इस अल्काइल ग्रुप को ये पार्ट अगर मान लेता हूं तो मैं कहूंगा CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर है X दिया गया है। मैग्नीशियम की प्रेजेंस में तो हम जानते हैं रिएक्शन क्या होनी है, मैग्नीशियम इस तरह से लिया हमने, MgX बना, वाटर HOH, यहाँ से ये बाहर, MgX OH बाहर चला गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, और इस तरह से CH3 CH3 एंड सो ऑन, ये प्रोडक्ट तैयार है। ऐसे ही यहाँ सोडियम ड्राइथर तो रिएक्शन पूरी करके ऑलरेडी दी गई है, इसमें ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे हमारी ये रिएक्शन खत्म। हाँ, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला देखो, यहाँ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट के लिए ध्यान रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई भी कह सकते हो और इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हो। इतना जान लो, आपके ऐसे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो यही दे चाहे कोई और दे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना डायपोल मोमेंट कम होगा। यहाँ पर 4 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो जिसमें क्लोरीन ज्यादा है उसका डायपोल मोमेंट कम है, फिर ये है, फिर ये है, सीधा सा जवाब आपके पास आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with chlorine in dark but gives single mono compound। इतना आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। अब ये कोई कंपाउंड है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने पे सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट देता है। अब देखो C5H10 ये फार्मूला किसका होता है? एल्कीन याद है? एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ये फार्मूला एल्कीन का भी होता है और ये फार्मूला साइक्लो एल्कीन का भी होता है, ये ध्यान रख लो। अब C5 और 2 into 5 10 बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है, या तो ये एल्कीन है या ये साइक्लो एल्कीन है। अगर ये एल्कीन होता यानी पेंटीन होता इसका नाम, तो ये एक से ज्यादा कंपाउंड दे सकता था, ये दे सकता था 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो, लेकिन ये एक ही तरह का कंपाउंड देता है, तो ये हो ना हो साइक्लो एल्केन होगा। आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ये है आपके पास साइक्लोपेंटेन, और जब आप इसमें हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाएंगे, चाहे वो हेलोजन आप कहीं भी लगा दें किसी पोजीशन पे, यहाँ लगा दें 1 क्लोरो बनेगा, यहाँ लगा दें तो भी 1 क्लोरो कहलाया जाएगा। इस तरह से एक ही कंपाउंड बनेगा, तो आपका जवाब होगा पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से जवाब बताया जाएगा। अगले क्वेश्चन में C4H9Br, C4H9Br के आइसोमर बनाने हैं, अपने आप बना लीजिए C4H9, यानी सपोज आपके पास 4 कार्बन है, ये हैं 4 कार्बन और ब्रोमीन है, तो ये देख लीजिए 3 2 5 6 7 8 9 C4H9Br आपके पास है। ये एक पहला आइसोमर हो गया 1 ब्रोमो। ऐसे ही इस ब्रोमीन को सेकंड पोजीशन पे लेके जाइए, ये बनेगा CHBr2 ब्रोमो बन गया। अगर इस ब्रोमीन को आप थर्ड पोजीशन पे लेके जाएंगे और उसका नाम लिखेंगे, उसका और ये नाम सेम आएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ये है। अगर इसको थर्ड पे लेके गए तो भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही आपके पास बनेगा, सेम नाम आएगा, तो ये इसको आगे करने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा कर सकते हो, इस मिथाइल को उठा के यहाँ ले आओ, तो आप देखेंगे कि ये CH3 और CH3 और ये एक डिफरेंट कंपाउंड बन गया आपके पास, इस तरह से आ गया, ऐसे बन गया, ये एक आइसो कंपाउंड बन गया। फिर एक और CH3 को यहाँ लगा दो, आप देखोगे कि ये आपके पास कितने कार्बन हैं? 4 हैं, तो ये CH3 और ये एक टर्शियरी ब्रोमो कंपाउंड बनता है। ऐसे कंपाउंड बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इनमें बिल्कुल अच्छे से बता पाएंगे, किसी भी तरह की कोई खास दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। अगला देखो, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1,iodo-ब्यूटेन। आपको इन सभी से 1,iodo-ब्यूटेन बनाना है। कैसे बना सकते हो? पहले ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल से देखो ये है CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH। आपको इससे बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन, यानी CH3 CH2 CH2 1,iodo-ब्यूटेन CH2I बनाना है। तो OH हटाना है, I लगाना है। आपके पास कई ऑप्शन है, आप चाहें तो इसके अंदर KiS3PO4 उसका इस्तेमाल कर लें, आपने उसका भी यूज सीखा है, KiS3PO4, इससे फटाफट ये बन जाएगा, इसको बना सकते हो। दूसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन, और 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको ये कंपाउंड बनाना है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन मैं ये मान लेता हूँ कि आपको दिया गया है यहाँ पर, दैट इज ये 1 क्लोरो। अब 1 क्लोरो से आपको 1,iodo बनाना है, तो याद होगा NaI एसीटोन, फिंकलस्टीन रिएक्शन हमने की थी, NaCl बाहर, आयोडीन आ जाएगा, ये आपका हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ पर अगला है ब्यूटीन, ब्यूटीन दिया गया है आपके पास, ब्यूटीन है और ब्यूटीन से बनाना है आपको, कैसे करेंगे? लेट ये ब्यूटीन है 1,iodo, मैं आपको रिएजेंट दे देता हूँ बनाना, HBrO2-2, क्योंकि ग्रुप को हम फर्स्ट कार्बन पे लेके आए हैं जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिकॉफ, इससे ब्रोमीन आएगा, जब ब्रोमीन आ जाए तो उसके बाद NaI एसीटोन, और इस तरह से आप इस रिएक्शन को कर लेंगे। ऐसे काफी कन्वर्जन आपने ऑलरेडी इस चैप्टर के लेक्चर में देखे हैं, ये भी इसी तरह से हो जाएगा, ये भी आप कर पाएंगे। नाउ अगला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? मैं बोलता हूँ डेफिनेशन। एम्बीडेंटेड का मतलब
एक मोनोवैलेंट अटैकिंग एजेंट, ए मोनोवैलेंट न्यूक्लियोफाइल which can form bond from more than one side. Monovalent nucleophile which can form bond from more than one side. जैसे CN नेगेटिव। CN नेगेटिव एक बार में एक बॉन्ड बनाएगा, एक बार ये कार्बन से बॉन्ड बना सकता है और एक बार ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही NO2 नाइट्रोजन से बना सकता है, ऑक्सीजन से बना सकता है। तो मोनोवैलेंट न्यूक्लियोफाइल विच कैन फॉर्म बॉन्ड फ्रॉम मोर देन वन साइड, जो एक से ज्यादा तरफ से बॉन्ड बना सकता है, इसे एम्बिडेंटेड कहा जाता है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा। 10.9 करेंगे अपने आप ही SN2 रिएक्शन। मैंने अभी आपको बताया था SN2 में किस तरह से क्या करना है, ये आपके पास इसमें आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, तो आपने इसको उसी तरह से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन दैट विल फॉर्म बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विद सोडियम इथॉक्साइड एटसेट्रा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में। आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि ये रिएक्शन किस तरह से करनी है। आपके पास कंपाउंड है, इसको बना के देखिए, हर बुक में सॉल्यूशन है, क्योंकि सारी चीजें अगर ऐसे हो जाएंगी तो बात गड़बड़ होगी। कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपको भी करनी है। इस क्वेश्चन को ट्राई करें, होमवर्क के तौर पे ट्राई करें, नहीं हो तो मुझे बताना, अदरवाइज ट्राई कीजिए इसको आप। नाउ एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहले हम सेकंड की बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं होते। अल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं होते। कारण, पानी में सॉल्युबल वही होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या जो आयनिक कंपाउंड होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है या जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अल्काइल हैलाइड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना सकते। तो आपका जवाब होगा ड्यू टू कोवेलेंट नेचर एंड नॉन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। इस तरह से आपने एग्जाम में लिख देना है, ये आपका जवाब हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन थर्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर बनना चाहिए। अब आप इसका जवाब सोच के देखिए क्या होगा। सपोज मैं कहता हूं मेरे पास CH3Br है और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन आपको सिखाई थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये CH3MgBr बनाता है। और अगर यहाँ पर वाटर भी है तो वाटर क्या करेगा, देखो आपको बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन अगर साथ में वाटर है तो वाटर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे एल्केन बन जाएगा। आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो स्टेबल ही नहीं होगा, वो तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव एल्केन, सो वी हैव टू प्रिपेयर इट इन एनहाइड्रस कंडीशन। वाटर वहां पर नहीं होना चाहिए। इस तरह से जवाब आपका आ पाएगा। नाउ पहला क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब इस क्वेश्चन को हम 2-3 टाइप से यहाँ पे बता सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये है आपके पास एक कहेंगे क्लोरोबेंजीन और ये है आपके पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अभी मैंने बताया था कि डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। चाहो तो जवाब ऐसे भी दे सकते हो। बेंजीन रिंग का इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई होता है। रेजोनेटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है ग्रुप कौन सा है, ये डिपेंड करता है क्योंकि इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट प्लस आर भी हो सकता है और माइनस आर भी, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, माइनस आई। साइक्लोहेक्साइल एक अल्काइल जैसा ग्रुप होता है और इसका होता है प्लस आई। तो हम कहेंगे पहला रीजन तो ये हो जाएगा कि भाई साइक्लोहेक्साइल का प्लस आई इफेक्ट है, इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। इसका माइनस आई इफेक्ट है, इस वजह से कम है। दूसरा ये भी कह सकते हो प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठा हो रही है, इसी वजह से डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। देखो जितना ज्यादा चार्ज इकट्ठा होता है उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, जितना चार्ज का डिस्पर्सल होता है, चार्ज फैल जाता है, उतना डाइपोल मोमेंट कम होता है। यहाँ माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है और इस वजह से डाइपोल मोमेंट इसका डिक्रीज हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं इन केस ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट देयर इज अ इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज एंड दैट इज व्हाई इट possess हायर डाइपोल मोमेंट। और क्लोरोबेंजीन के लिए कह सकते हैं ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इट रिजल्ट इन डिस्पर्सल ऑफ चार्ज एंड दैट इज व्हाई इट रिजल्ट इन लेस डाइपोल मोमेंट। ये आप वहां पे जवाब बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ गिव द यूज ऑफ फ्रेऑन 12, DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आइडोफॉर्म। ऐसी कुछ खास जरूरत नहीं है, आपको आइडोफॉर्म का यूज मालूम होना चाहिए,
एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है, उस तरह से काम इस्तेमाल करते हैं। डीडीटी का यूज़ मालूम होना चाहिए, पहले इसको हम कीटनाशक के तौर पे इस्तेमाल करते थे, पेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल करते थे। और ये 2 छोड़े आपकी होमवर्क के लिए, पता लगाने की कोशिश करना कि फ्रेऑन का मेन क्या यूज़ हुआ करता था, उसका हम यूज़ क्या-क्या कर सकते थे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम क्या-क्या चीज़ बना सकते हैं। ये 2 चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हर बुक में है, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार क्वेश्चन के आंसर इतने बड़े-बड़े दे दिए जाते हैं कि याद नहीं होते। मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में इतनी लंबी कहानी लिखने की हमें ज़रूरत होगी नहीं, हम उसको शॉर्ट में ही बता सकते हैं और इसी तरह से ये जवाब दिया जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। मैं यही कहूँगा पहले हमारे सारे इस चैप्टर के वीडियोज़ देखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। यहाँ मैं इम्पोर्टेंट मार्क करा देता हूँ, ये फर्स्ट आपका एक इम्पोर्टेंट है, ये आना चाहिए, थर्ड आपका आना चाहिए, फोर्थ इम्पोर्टेंट है आपके पास, ये होना चाहिए एंड फिफ्थ वन। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें 1-क्लोरोब्यूटेन बेंजीन टू बाइफिनाइल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, इनको ट्राई करो। नहीं होगा आपका तो मैं एक अलग से वीडियो बना के ये सभी कन्वर्जन आपसे सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन पहले आपको कुछ ना कुछ खुद भी करना है, खुद भी ट्राई करना है। इस क्वेश्चन नंबर 10.14 की तरफ आप ध्यान दें, कंप्लीशन की रिएक्शन है, आपने कर रखी है। NaCl बाहर जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बना लीजिए। एल्कोहलिक KOH है तो KBr HOH बाहर जाता है, एलिमिनेशन होगा। तो ये सारी रिएक्शन आपने की हुई हैं, इनको एक बार ट्राई करो। पेरोक्साइड इफेक्ट एक सिंपल सी बात है, ये आप जानते हो कैसे करना है। उसके अलावा आपको मैंने पोटेशियम साइनाइड ऐसी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी करवा रखा है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है, K पॉजिटिव Br नेगेटिव को बाहर निकालेगा, फिर Ca नेगेटिव यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो एक सिंपल मैकेनिज्म जो आपने पहले कर रखा है उसी टाइप का मैकेनिज्म है। और ये अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन। SN2 के लिए मैंने आज आपको करवा ही दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ लीविंग ग्रुप होता है, पहले तो उससे ट्राई करना है आपने। अगर वो ना हो तो प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर रेजोनेंस, सभी के स्ट्रक्चर बना के इस तरह से इनको अरेंज करने की कोशिश करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इसमें से कोई ना कोई चीज एग्जाम में आती ही है। देखो अगला देख लो, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि मोर इजीली हाइड्रोलाइज कौन होगा, तो आपको इसका जवाब जब देना है बड़े इसको शांति से एक बार SN1 के हिसाब से जवाब दें, इफ इट फॉलो SN1 मैकेनिज्म, और एक बार SN2 के हिसाब से जवाब दें। वैसे तो इनके अंदर SN1 रिएक्शन होगी, तो आप इसको, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो SN1 रिएक्शन होती है, तो आप इसका जवाब बेशक से SN1 के हिसाब से दे दीजिए कि SN1 के अंदर जो सबसे ज्यादा आसानी से कौन होगा, फिर SN2 में कौन होगा, इसका जवाब। पैराडाइक्लोरो हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराडाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एंड लोअर सॉल्युबिलिटी देन ऑर्थो एंड मेटा। देखो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं। पैरा आइसोमर का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि ये पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नजदीक अरेंज होते हैं। जब ये पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है और इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इट रिजल्ट इन क्लोज पैकिंग एंड रिजल्ट इन हायर मेल्टिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है पोलर कैरेक्टर के ऊपर, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है पोलर कैरेक्टर के ऊपर। अब पैरा आइसोमर के केस में आप अच्छे से शायद जानते होंगे कि इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होने की वजह से इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में कम होती है। तो आप यही कहेंगे ड्यू टू द नॉन पोलर कैरेक्टर इट इज लीस्ट सॉल्युबल, इस तरह से बता सकते हैं। Treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to the formation of alcohol, but in presence of alcoholic KOH, ये क्वेश्चन मार्क कर लो, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको पहले क्लासेस में बता चुका हूँ। एक्वस KOH एल्कोहलिक KOH के अंदर OR नेगेटिव होता है, जिसका मेन काम है ये एक तरह से हम कहें स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये साथ वाले कार्बन से प्रोटॉन को कैप्चर करता है और इस वजह से एल्कीन यानी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो जो सिट्जेफ रूल वाला हमने आपको जो क्लास ली थी उस क्लास के अंदर इसका जवाब होगा। जवाब में आपने यही लिखना है बिकॉज इट रिजल्ट इन इट इन्वॉल्व OR negative, which is a strong base. It abstract the proton from the neighboring carbon and result in the formation of alkene. ये आपका जवाब यहाँ पर बनेगा। ये हैं बहुत सारे कन्वर्जन, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही हैं, 20 हैं आपके पास, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ आप उन्हीं के ऊपर अच्छे से ध्यान दो। ये मैंने पहले भी अभी मार्क किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी जो पीछे आपने किया उसके अंदर मार्क हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्रिल,
ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बनता है। उसके अलावा अगर हम और यहाँ पर देखें, ये भी एक आ गया आपके पास, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म ये भी है, क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल ये हो गया, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड ये बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से करना है, ये अच्छे से आ जाना चाहिए। ऐसे ही ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक में 5 या 6 वर्ड प्रॉब्लम है। आपने अगर अच्छे से क्लासेस को अटेंड किया है तो आप बड़े अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है आपके पास, आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। 4 कार्बन है, 4 कार्बन और ब्रोमीन, पहले रिएक्शन कराइए फिर रिएक्शन कराइए, जैसे जैसे कहा गया है। मैंने आपको सीक्वेंस कंप्लीशन की रिएक्शन कराई थी, उसी तरह से ये क्वेश्चन बस शब्दों में दिया गया है और कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड अल्कोहलिक KOH, सिट्ज़ेफ रूल फॉलो करना है, ये भी रिएक्शन। आप ऐसे कई रिएक्शंस ऑलरेडी आप पूरी क्लासेस के अंदर आपकी हो चुकी हैं। ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ, ये वही अभी जो हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली रिएक्शन की थी। क्लोरोबेंजीन हाइड्रोलिसिस, क्लोरोबेंजीन है वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो हम समझ सकते हैं HCl बाहर जाएगा, फिनॉल आपके पास बन जाएगा। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चन की कोशिश करनी है आपको। आपके इस तरह से प्रैक्टिस करने पे ये सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हमारा हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर भी अब आप जानते हैं। बस अब आपको इस चैप्टर को अच्छे से याद कर लेना है। यही हमारा सबसे बड़ा चैप्टर था। आगे आने वाले चैप्टर्स को फिनिश करना अब हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जिन रिएक्शंस का हमने इस्तेमाल किया है उन सभी का आगे यूज होगा, तो बहुत ज़रूरी है इन सभी रिएक्शन को याद रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में।